हमें फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहां हॉस्पिटल में यहान कैंसर से लड़ रहा होता है। तब उसके भाई मिंगे ने उसकी कंपनी को टेक ओवर कर लिया था। वो यहान के पास आकर कहता है 20 साल की मेहनत से हासिल की हुई तुम्हारी ग्लोरी देखो कैसे मिट्टी में मिल गई। फिर रिपोर्ट देखकर मिंगे हंसकर कहता है मेरे भाई लगता है तुम्हारे पास टाइम खत्म होने वाला है। यहान अपना ऑक्सीजन मास्क हटाकर धीमी आवाज में कहता है जरा ध्यान से सुनो। मिंगे बाहर जाकर देखता है जहाँ पुलिस पहुँच चुकी होती है। यहान हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है मेरे भाई मैं तुम्हें अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ। ये सुनकर मिंगे गुस्से में पागल हो जाता है और यहान का गला दबाने लगता है। तभी पुलिस अंदर आकर उसे रोक लेती है। जाते जाते मिंगे चीख कर कहता है मैं मरने के बाद भी तुम्हें चैन से नहीं जीने दूंगा। और अपने भाई की साजिश की वजह से यहान की मौत हो जाती है। अब हम यहान को जेल के अंदर देखते हैं। तभी वहाँ एक सिपाही आ जाता है। उसकी नजर यहान पर पड़ती है। वो धीरे धीरे उसके पास जाता है और उसके चेहरे पर थप्पड़ मार कर कहता है लगता है ये मर गया। जैसे ही वो यहान की आंखें बंद करता है उसी पल यहान अचानक आंखें खोल देता है और कहता है शायद मरने के बाद इसी तरह आंखें बंद की जाती है। ये सुनकर सिपाही पूरी तरह से डर जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है हे ऊपर वाले मुझे बचाओ ये तो भूत है। शिफ्ट होती है। अब हम सुबह को देखते हैं। वो यहान को बचाने के लिए अपनी सारी दौलत दाव पर लगा देती है। जिया उसे देखकर पूछती है क्या इतने पैसे में अंकल बच जाएंगे। सुबह मायूस होते हुए कहती है मुझे नहीं पता ये काफी होंगे या नहीं। जिया तुरंत सुझाव देती है तो फिर हम पैट्रियक से मदद मांग लेते हैं। लेकिन सोई साफ इनकार करते हुए कहती है ये हमारा पर्सनल मैटर है, इसमें हम क्लान का पैसा यूज नहीं कर सकते। ये कहकर वो अपना फैमिली ब्रेसलेट भी बॉक्स के अंदर रख देती है। ये देखकर जिया भी अपनी ज्वेलरी उतारने लगती है। सुबह उसे रोक कर कहती है तुम ये क्या कर रही हो। जिया की आंखें भर आती है। वो कहती है मैं तो एक अनाथ थी जिस लवारिस को आपने अपनाया। आज मुझे मौका मिला है कुछ लौटाने का, मुझे ये करने दीजिए। ये कहकर वो रो पड़ती है। तभी उनकी नजर यहान पर जाती है। यहान कहता है मेरे साथ एक हादसा हो गया था। और फिर कहानी हमें ले जाती है 1 घंटे पहले। अब हम पनिशमेंट हॉल के अंदर यहान को देखते हैं। गु यानजेन गवर्नर से कहता है इसके पास से ये सब चीजें मिली है। गवर्नर यहान के फोन उठाकर घुमाकर देखते हैं और कहते हैं ये कैसी अजीब चीज है। गु यानजेन शक भरे लहजे में कहता है ये जरूर कोई खतरनाक वेपन होगा। यहान बास लेते हुए कहता है मुझे मरने में और कितना टाइम लगने वाला है। ये सुनकर गवर्नर गुस्से में फोन को टेबल पर मारते हैं जिसे देखकर यहान जोर से चिल्लाता है हाय रे मेरी स्क्रीन की तो वाट लग गई। गवर्नर चीख कर कहते हैं साइलेंस, तुम कोर्ट की बेइज्जती कर रहे हो। सजा के तौर पर तुम्हें 20 कोड़े मारे जाए। सिपाही उसे जमीन पर लेटा देते हैं। एक सिपाही बड़े प्यार से डंडा लेकर आगे बढ़ता है। ये देखकर यहान घबरा कर चिल्लाता है तुम लोग सीधा मेरी गर्दन क्यों नहीं उड़ा देते, प्लीज मुझे टॉर्चर मत करो। सिपाही डंडा उठाकर वार करने ही वाला होता है। तभी गवर्नर की नजर एक ऑफिशियली सील पर पड़ती है। सील को देखते ही गवर्नर का चेहरा बदल जाता है। वो तुरंत सिपाही को रोक कर कहते हैं रुको, उसे हाथ भी मत लगाना। डंडा यहान के बिल्कुल पास आकर रुक जाता है। सील को देखते ही गवर्नर का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो धीरे से गुयानजन से कहते हैं अगर हमने यहान को जरा सा भी हाथ लगाया तो हमारी कहानी वहीं खत्म हो जाएगी। गुयानजन तुरंत पेपर को एक सिपाही को पकड़ा कर कहता है इसे ध्यान से चेक कराओ, जरा सी भी गलती नहीं होनी चाहिए। तभी यहान शांत आवाज में गवर्नर से कहता है चाहे आप मुझे मार भी दे, मास्टर पुयान आपसे कुछ नहीं कहेंगे। गवर्नर की आंखें सिकुड़ जाती है। वो कहते हैं मतलब तुमने वाकई में रॉयल फैमिली से डील किया है। वो तुरंत हुक्म देते हैं सिपाहियों यंग मास्टर को जाने दो। ये सुनते ही गुयानजेन उनसे कहता है गवर्नर जरा दोबारा सोचिए, इस साजिश में सू फैमिली का भी हाथ है। अगर आप ऑर्डर दे तो मैं पूरे सू फैमिली को जड़ से मिटा सकता हूँ। इतना सुनते ही यहान भड़क जाता है। वो आगे बढ़कर कहता है गु यानजेन क्या तुम वाकई में सू फैमिली को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो। तुमने मेरे बारे में जो भी घटिया अल्फाज कही है मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुमने सू फैमिली की तरफ गंदी नजर उठाई तो अंजाम बहुत बुरा होगा। तभी एक सर्वेंट आगे बढ़कर कहता है गवर्नर ये सील असली रॉयल फैमिली की है। ये सुनते ही गवर्नर और गुयानजेन दोनों का रंग उड़ जाता है। ये सब सुनकर जियाओ एक्साइटेड होकर कहती है अंकल आप तो औसम निकले। सुबह भी हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है लगता है तुमने आज सच में कुछ अच्छा काम किया है। यहान सीरियस होकर सुबह को वार्न करते हुए कहता है गु यानजेन रॉयल सिलेक्शन से सू फैमिली को एलिमिनेट करने की साजिश कर रहा है, तुम और भी ज्यादा केयरफुल रहना। सुबह सिर हिलाकर ठीक है कहती है। तभी जियाओ अचानक बोल पड़ती है तुम्हें पता
पता भी है आंट तुम्हें बचाने के लिए अपनी पूरी जायदाद दाव पर लगाने वाली थी और तुम हो कि बिल्कुल एहसान फरामोश निकले। ये सुनकर सुबह ब्लश करने लगती है। यहान भी थोड़ा शर्मा जाता है। दोनों को देखकर जिया स्माइल करने लगती है। यहान अकवर्ड फील करते हुए कहता है मैं ठंडी हवा खाने बाहर जा रहा हूँ और इतना कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। सीन सिर्फ होता है अब हम उस छोटे बच्चे को देखते हैं जो यहान की लिखी हुई पोएम को लोगों में बांट रहा होता है। यहान उसे देखकर आगे बढ़ने लगता है लेकिन तभी कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। वो चारों तरफ देखता है फिर उसकी नजर नीचे जाती है जहाँ एक छोटा सा पर्सन खड़ा होता है जो प्यार से कहता है भाई क्या आपको केक चाहिए। यहान केक की तरफ देखकर हैरान होकर कहता है ये तो डालांग है। फिर वो उस पर्सन से पूछता है यह कोई ऐसा है जो कुंफू जानता हो जो एक टाइगर को भी हरा सके। वो पर्सन अपना सीना चौड़ा करते हुए कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं भी एक टाइगर को हैंडल कर सकता हूँ। जिसे सुनकर यहान कहता है क्या सच में। वो आदमी कहता है हमारी यू डायनेस्टी में मार्शल आर्टिस्ट की कमी थोड़ी ना है, लगता है तुम्हारे इरादे काफी बड़े हैं। इतना कहकर वो जोर से चिल्लाता है मेरी जान। सीन शिफ्ट होता है एक खूबसूरत लड़की स्टेज पर फनी से डांस कर रही होती है। उसका डांस थोड़ा अजीब होता है जिसे देखकर आसपास के लोग खुश होने लगते हैं। वो आदमी प्राउड फील करते हुए कहता है मैंने इस ब्यूटीफुल लेडी के लिए सालों तक सपना देखा और देखो आज वो मेरी वाइफ है। ये सुनकर यहान हैरानी से कहता है वाकई में तुम्हारा सपना सच में काफी बड़ा था। वो आदमी ऊपर चढ़कर बोलता है यंग मैन जितना बड़ा सपना देखोगे उतनी बड़ी अचीवमेंट मिलेगी। यहान अपने ख्वाबों में चला जाता है जहाँ वो असासिन की जगह सॉन्ग से फाइट कर रहा होता है। वो खुद से ही कहता है मुझे फाइट करता देख 3-4 लड़कियां तो वैसे ही मेरे प्यार में गिर जाती। फिर वो उस पर्सन से कहता है मैं वॉरियर बनना चाहता हूँ। वो आदमी तुरंत बोलता है बहुत आसान है, वहाँ जो ब्रिज दिख रहा है वहाँ से 20 कदम आगे जाओ, फिर 8 कदम वेस्ट की तरफ और फिर 16 कदम ईस्ट की तरफ, बस तुम्हारी मंजिल मिल जाएगी। यहान हैरान होकर कहता है क्या आपके पास गूगल मैप है। लेकिन वो आदमी वही डायरेक्शन फिर से रिपीट करता है। सीन चेंज होता है जहाँ यहान मस्ती में गाना गाते हुए चल रहा होता है गो स्ट्रेट एंड टर्न लेफ्ट मेरी मंजिल एंड में है। गाते गाते वो एक स्टाइलिश पोज देता है। तभी उसकी नजर उसी असैसिन लेडी पर पड़ती है जो बिल्कुल उसी की पोज में खड़ी होती है। वो कहती है वैसे ये कैसा वाहियात डांस था। ये कहकर वो जोर से यहान को धक्का दे देती है और उसके हाथ से अखरोट छीन लेती है और खाते हुए दरवाजा जोर से बंद करके घर के अंदर चली जाती है। यहान चिल्लाता है तुम मेरे साथ क्या करना चाहती हो। सीन शिफ्ट होता है जहाँ असैसिन लड़की यहान से कहती है क्या तुम्हें डर लग रहा है। अब पता चलता है कि उसने यहान को काफी ऊंचाई पर बैठा दिया था। यहान घबरा कर कहता है डर और मुझे ना बाबा ना। वो लड़की अपना खाना साइड में रखकर उसके पास आती है और उसकी तलाशी लेने लगती है। ये देखकर वहाँ मौजूद एक छोटा सा चूहा शर्म के मारे दूसरे चूहे की आंख बंद कर देता है। यहान घबरा कर कहता है प्लीज वहाँ टच मत करो। लेकिन लड़की उसकी जेब से फोन निकाल लेती है और उसे हवा में उछालने लगती है। यहान पैनिक करते हुए बोलता है अरे अरे संभाल के। वो लड़की हैरानी से कहती है क्या इस बॉक्स में से उस दिन फ्लैश लाइट निकली थी। ये कहकर वो फोन का स्विच ऑन कर देती है। फ्लैश लाइट देखकर वो फोन को हवा में उछाल देती है। ये देखते ही यहान तुरंत नीचे कूदकर फोन पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन लड़की एक रस्सी से उसे पकड़कर हवा में ही रोक लेती है जिससे कि यहान बच जाता है। दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि पास खड़ा चूहा शौक में बेहोश हो जाता है। वो लेडी यहान से कहती है जो कि बंधा हुआ था तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे थे, तुम मुझसे क्या चाहते हो। यहान थोड़ा घबरा कर कहता है नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेडी हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है उस दिन तुमने मेरी जान बचाई थी, इस एहसान के बदले मैं तुम्हारे लिए किसी एक इंसान को जान से मार सकती हूँ। यहान तुरंत मना करते हुए कहता है मेरा कोई दुश्मन नहीं है जिसे तुम मार सको। ये सुनते ही लेडी हैरानी से कहती है ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुम्हारा कोई दुश्मन ना हो। यहान गहरी सांस लेकर कहता है अगर तुम सच में मेरा एहसान चुकाना चाहती हो तो तुम मुझे अपना डिसाइपल बना लो और मुझे मार्शल आर्ट सिखाओ। लेडी थोड़ी देर उसे गौर से देखती है फिर कहती है जब तुम वादा करो कि अपनी ताकत का इस्तेमाल सही फ्यूचर के लिए करोगे। इतना कहकर वो अपने हाथ में पकड़ी रस्सी छोड़ देती है जिससे कि यहान नीचे गिर जाता है। लेडी मुंह बनाकर कहती है ये मैंने क्या कर दिया। यहान खुद को संभालते हुए कहता है क्या तुम मेरी इतनी सी विश को भी पूरा नहीं कर सकती। फिर वो फाइटिंग पोज में आ जाता है। लेडी हैरान होकर कहती है सच में तुम मुझसे ट्रेनिंग लेना चाहते हो। यहान मुस्कुरा कर बोलता है तो क्या हम फाइट शुरू करें। अब हम वहाँ वही चूहों को आपस में फाइट करते हुए देखते हैं। लेडी एक अखरोट दिखाते हुए कहती है अगर तुम इसे मुझसे छीन लो तभी मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगी। ये सुनते ही यहान उसकी तरफ बढ़ने लगता है लेकिन लेडी अपने पैर से एक सीड को हल्का सा किक मारती है जिससे कि यहान मुंह के बल नीचे गिर जाता है। लेकिन हमारा हीरो हार नहीं मानता। वो दोबारा पूरी ताकत से अखरोट छीनने की कोशिश करता है बट लेडी उसे हल्का सा पुश करके अखरोट हवा में उछाल कर ऊपर लटका देती है
और पल भर में ही उसे कैच भी कर लेती है। ईहान फिर से आगे बढ़ता है और उसे छीनने की अपनी पूरी कोशिश करता है, पर लेडी उसका रास्ता अपने पैरों से रोक लेती है। तब ईहान को एक आइडिया आता है। वो अचानक कहता है, वहाँ देखो कोई आ रहा है। लेडी का ध्यान एक पल के लिए हट जाता है। ईहान तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन लेडी गुस्से में हमला करती है, जिसे ईहान झुककर उसका पैर पकड़ लेता है और साइड में पड़ी एक चीज से सीधा अखरोट पर वार कर देता है, जिससे कि अखरोट उसके हाथों से छूटकर जमीन पर गिर जाता है और टूट जाता है। अपना खाना को बर्बाद होता देखकर लेडी का गुस्सा सातवें आसमान पर चला जाता है, जिसे गुस्से में देखकर ईहान घबरा कर कहता है, सॉरी, मेरा मतलब ऐसा करना बिल्कुल नहीं था। लेकिन लेडी बिना कुछ सुने उसकी जबरदस्त पिटाई शुरू कर देती है। ईहान जैसे ही अपनी आंखें खोलता है, उसके सामने वही लेडी खड़ी होती है। ईहान गुस्से में कहता है, तुम मेरा फेवर चुका रही हो या फिर किसी पुरानी दुश्मनी को निकाल रही हो। लेडी बिना कुछ कहे एक मार्शल आर्ट की बुक उसकी तरफ बढ़ा देती है और कहती है, वैसे तुमने फाइट बुरी नहीं की। इतना कहकर वो मुड़कर जाने लगती है। ईहान तुरंत उसे रोककर उसका नाम पूछता है। लेडी थोड़ा रुककर कहती है, मेरा नाम लू जिनी है। ईहान मुस्कुराते हुए अपना नाम बताता है। फिर वो दोबारा उसका नाम पूछता है। लू जिनी भड़क जाती है और कहती है, अभी अभी तो मैंने नाम बताया था। ईहान मुस्कुराते हुए कहता है, तुम काफी कूल हो। कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें लेडी ऑफ आयरन सोर्ड बुलाऊं? लू जिनी आंखें घुमाते हुए कहती है, कितना बोरिंग नाम है। फिर वो मुस्कुराने लगती है। चलते चलते वो कहती है, तुम लगभग 20 के हो, शायद तुम सेकंड लेवल वॉरियर बन सकते हो। ईहान हैरानी से पूछता है, सेकंड लेवल वॉरियर? जवाब देने के बजाय लू जिनी एक पेड़ के पास रुकती है और अपना हाथ से एक जबरदस्त वार करती है और बिना पीछे देखे वहाँ से चली जाती है। हम देख पाते हैं कि अगले ही पल वो बड़ा सा पेड़ जोर की आवाज के साथ जमीन पर गिर जाता है। ईहान पेड़ को गिरता देख हैरानी से कहता है, तो ये है सेकंड लेवल की पावर। फिर अचानक उसे रियलाइज होता है और वो खुद से कहता है, पर अब मैं घर कैसे जाऊंगा? सीन शिफ्ट होता है। अब हम ईहान को घर की तरफ जाते हुए देखते हैं। रास्ते में वो अपने फोन को चेक करता है, जहाँ स्क्रीन पर लू जिनी का फोटो होता है। जैसे ही वो फोटो स्वाइप करता है, वो थोड़ा सीरियस हो जाता है, क्योंकि स्क्रीन पर गु यानजेन और कैप्टन सोंग नजर आते हैं और उसे पुरानी बातें याद आने लगती है। याद आते ही ईहान चुपचाप घर के अंदर चला जाता है, जहाँ अंदर सुबह पहले से ही उसका इंतजार कर रही होती है। ईहान हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, क्या मैं लेट हो गया हूँ? सुबह उसकी हालत देखकर परेशान होकर पूछती है, तुम ठीक हो ना? जिसके जवाब में ईहान कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। आज मास्टर से मैंने कुछ नई मूव सीखी है। सुबह सुकून की सांसें लेती है और कहती है, अच्छा तो अपना हाथ ऊपर करो। वो उसके करीब आती है और एक पल के लिए उसे गले से लगा लेती है, जिसे देखकर ईहान इमोशनल हो जाता है। लेकिन सुबह उसे कहती है, हिलो मत, मुझे तुम्हारा मेजरमेंट लेना है। वो ईहान को समझाती है, सु मेंशन के सभी मेंबर्स के लिए नए कपड़े बनवाए जाएंगे, इसलिए मैं तुम्हारी मेजरमेंट ले रही हूँ। ईहान मजाक में कहता है, मेरे जैसा घर जमाई हस्बैंड के लिए ये तो बड़ी अच्छी बात है। सुबह आंखें तीखी करते हुए बोलती है, अगर फिर से तुमने ट्रबल खड़ा किया ना तो मैं खुद होकर तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी, फिर तुम किसी और फैमिली में चले जाना। ईहान हंसकर कहता है, क्या फिर से किसी और के घर जमाई बन के रहूंगा? फिर वो थोड़ा सीरियस होकर बोलता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ बॉस, अब कोई शरारत नहीं करूंगा। सुबह उसे कुछ पैसा देती है, जिसे देखकर ईहान हैरानी से पूछता है, सच में तुम मुझे डिवोर्स देना चाहती हो? सुबह तुरंत मना करती है, नहीं, ये पैसे रख लो। ईहान बच्चों की तरह खुश होकर कहता है, सच में मैं ये रख लूं? जैसे ही वो बाहर जाने लगता है, सुबह उसे एक पेपर पर अपना फिंगरप्रिंट देने को कहती है, जिसे सुनकर ईहान बिना सोचे समझे अपना फिंगरप्रिंट दे देता है और बाहर चला जाता है। सुबह उसे अलविदा लेकर चली जाती है, लेकिन तभी एक कुनई ईहान के पास से गुजरता है। उस कुनई में एक लेटर होता है, जिस लेटर को ईहान गौर से देखने लगता है। सीन शिफ्ट होता है। गु यानजेन गुस्से में वू किंगलोंग से कहता है, ये ईहान एम्परर के सोनिलो के साथ डील कैसे कर सकता है? अगर मेरा बस चले तो मैं उस कमीने को जान से मार दूं। वू किंगलोंग उसे चुप रहने का इशारा करता है और धीरे से कहता है, अपनी आवाज नीचे रखो, मछलियाँ डर कर भाग जाएंगी। फिर वो अपने जेब से एक लेटर निकालता है और गु यानजेन को देते हुए कहता है, इस लेटर को कैप्टन सोन तक पहुँचा दो। इतना कहकर वू किंगलोंग एक छोटा सा बॉक्स आगे बढ़ाते हुए कहता है, ये तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। गु यानजेन हल्का सा झुककर उसे थैंक्स कहता है। तब वू किंगलोंग कहता है, मुझे लगता है सू फैमिली के पास कोई ना कोई ट्रम्प कार्ड जरूर है। गु यानजेन हैरानी से पूछता है, ट्रम्प कार्ड? वू किंगलोंग शांत आवाज में जवाब देता है, अगर उनके पास कोई छुपा हुआ ट्रम्प कार्ड नहीं होता तो वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ कंपटीशन का सुझाव कभी नहीं देती। जिस बात पर गु यानजेन कहता है, सू फैमिली जैसी लो स्टेटस वाले लोग आप जैसे ग्रेट फैमिली का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? इस पर वू किंगलोंग बोलता है, उनके पास एडवांस वेविंग टेक्निक है और इसी वजह से हम उन्हें हल्के में नहीं ले सकते। अब हमें भी सीरियस होना पड़ेगा। गु यानजेन रेस्पेक्टफुली झुककर
बोलकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वू किंगलोंग उसे रोक कर कहता है, जाकर सू फैमिली की लेडी को असासिनेट करने का ऑर्डर दे दो। ये सुनते ही गु यानजेन हैरान रह जाता है।